आर्थिक विकास की प्रणाली, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, अभी भी जारी है। हिटलर ने अपने राज्य में एक विशेष तरह की आर्थिक व्यवस्था कायम की थी। मैं हिटलर का नाम ले रहा हूं। हिटलर की महत्वाकांक्षा युद्ध थी। वो पूरी दुनिया से युद्ध के माध्यम से पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। हिटलर ने क्या किया कि अपने देश में सभी संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इतना ही नहीं, युद्ध के माध्यम से उसकी सेना जहां जहां भी पहुंचती थी और जिन भी क्षेत्रों पर हिटलर अधिकार करता जाता था, वहां सभी संसाधनों पर उसने राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। क्यों? उसकी महत्वाकांक्षा युद्ध थी। वो अपने जीते गए क्षेत्रों में, अपने द्वारा जीते गए क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में संसाधनों को युद्ध के लिए लगा देता था। यानी संसाधनों का प्रयोग युद्ध के लिए होगा जब तक कि दुनिया पर उसका विजय न हो जाए। इतना ही नहीं, राज्य में जो भी प्रोडक्शन किया जाता था, हिटलर के क्षेत्रों में जहां जहां उसकी सेना पहुंच चुकी थी, वहां जो भी प्रोडक्शन किया जाता था युद्ध के लिए किया जाता था। वो चाहता था कि युद्ध के लिए आवश्यक चीजों को ही प्राथमिकता में रखा जाए और प्रोडक्शन वही किया जाए जो युद्ध के लिए जरूरी है। निजी उद्योगपतियों को या तो उसने कंट्रोल में कर लिया या फिर उन्हें समाप्त करवा दिया। केवल उद्योगपतियों से ही नहीं, बल्कि उद्यमियों से ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी उसने उत्पादन कार्यों में लगा रखा था। हर छोटा बच्चे से लेकर बड़े वयस्क व्यक्ति तक सभी कारखानों में लगे हुए थे और सभी बाध्य थे मिनिमम सैलरी देकर अधिक से अधिक उत्पादन करवाना। वस्तुएं कौन सी थी? ज्यादातर सैनिकों के लिए उत्पादन कराना, है ना? यही उसका लक्ष्य था। मतलब उत्पादन प्रक्रिया को राज्य का नियंत्रण स्थापित कर लिया संसाधन और उत्पादन प्रक्रिया पर, और उसे मोड़ दिया युद्ध की तरफ। हिटलर की जो व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था, उसकी जो आर्थिक प्रणाली थी, उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम था, वो केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली का ही विकृत रूप था। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम अपने आप में विकृत नहीं होता है। अगर राज्य की संकल्पना कल्याणकारी है तब ये ठीक है, लेकिन इसका बुरा प्रभाव ये होता है कि संसाधनों पर राज्य अपना नियंत्रण स्थापित करता है, लेकिन अगर वो कल्याणकारी राज्य है तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसकी महत्वाकांक्षा युद्ध है तो वो राज्य के संसाधनों को युद्ध की तरफ लगा सकता है। निजी उद्योगपति समाप्त हो जाते हैं। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में अब इसको समझते हैं। हाँ, हिटलर की आर्थिक प्रणाली से संबंधित एक मूवी आई थी, 1992 में बनी थी वो मूवी का नाम है शिंडलर्स लिस्ट। आपको एक बार देखना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आर्थिक प्रणाली से संबंधित है, बहुत जबरदस्त मनोरंजक फिल्म है। मैंने उसे अब तक 10 बार से अधिक देखा है और मेरी फेवरेट मूवी है। जब भी मैं मायूस होता हूँ, हताश होता हूँ या थोड़ी एनर्जी लेना चाहता हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो मैं शिंडलर्स लिस्ट देख लेता हूँ। कई दिनों तक ऊर्जावान बना रहता हूँ। आपको भी एक बार शिंडलर्स लिस्ट देखनी चाहिए। शिंडलर्स लिस्ट में हिटलर द्वारा जीते गए प्रदेशों को दिखाया गया है। हिटलर किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करता है और अपने प्रशासकों को कहता है कि वहां की आर्थिक व्यवस्था मेरे इच्छा के अनुरूप स्थापित करो। एक क्षेत्र था, विशेष क्षेत्र, उसमें हिटलर के प्रशासक प्रवेश करते हैं अपनी सेना के साथ, पूरे क्षेत्र पर अधिकार करते हैं, वहां के संसाधनों पर अधिकार करते हैं, लोगों पर अधिकार करते हैं। उद्योगपतियों को या तो मार दिया जाता है या जो पसंदीदा वही था जो प्रशासकों की बात माने, जो हिटलर की इच्छा के अनुरूप उत्पादन करे अपने फैक्ट्री में, उन्हीं पूंजीपतियों को छोड़ा गया। तो उसमें एक उद्योगपति था शिंडलर, हीरो का नाम है, यही हीरो का नाम है शिंडलर। वो एक उद्योगपति था। उसकी परवाह अपने लिए नहीं थी, जीते गए क्षेत्रों में जो लोग मारे जा रहे थे हिटलर के प्रशासकों द्वारा, मनमाना किया जा रहा था जिनके साथ, वो उन्हें बचाना चाहता था। बचाने के लिए उसने अपना उद्योग चलाया, हिटलर की इच्छा के अनुरूप अपना उद्योग चलाया। अरबपति था, बहुत ही अमीर व्यक्ति था वो। उसने दिखाने के लिए हिटलर को कि हाँ, मैं आपकी इच्छा के अनुरूप वस्तुएं बना रहा हूँ। वास्तव में उसकी फैक्ट्री में वही वस्तुएं बनती थी जो हिटलर चाहता था, लेकिन उसका छिपा उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों को अपने कारखानों में लगा दूं ताकि ये मारे ना जाएं। क्यों? क्योंकि हिटलर उन्हीं को छोड़ता था जो उत्पादन कार्य में लगे थे, जो वृद्ध थे, बच्चे थे, जो काम नहीं कर सकते थे, जो बीमार हैं,
हिटलर उन्हें मरवा देता था। हिटलर के प्रशासक उसे समाप्त करवा देते थे, गोली मार दी जाती थी। क्यों? क्योंकि ये कुछ उत्पादक नहीं है, सिर्फ बैठ के खाएंगे और राज्य पर बोझ बढ़ाएंगे। राज्य में वही लोग रहने चाहिए जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले सकें। उसने शिंडलर ने अपनी पूरी इंडस्ट्री को दिखाने के लिए लगा दिया, हिटलर के लिए, उत्पादन के लिए, लेकिन वास्तव में उसका उद्देश्य था अधिक से अधिक लोगों को अपने फैक्ट्री में लगाकर उनकी जान को बचाना। वो ऐसे लोगों को भी अपनी फैक्ट्री में काम देता गया जो वास्तव में बीमार थे, वृद्ध थे, काम नहीं कर सकते थे। ऐसे लोगों को उसने छुपाया। उनके सही आंकड़े उसने हिटलर को पेश नहीं किया, हिटलर के प्रशासकों को उसने सही आंकड़े नहीं पेश किए कि कितने वृद्ध बीमार लोगों को उसने इस तरह से बचाता गया। वास्तव में उसका पूरा धन लोगों को बचाने में लगा हुआ था। लास्ट में आते आते होता है कि शिंडलर्स एक लिस्ट जारी करता है। लिस्ट में उन लोगों का नाम लिखा रहता है जिन्हें छोड़ देना है। लिस्ट में उसने उन लोगों का नाम लिखा था जिन्हें छोड़ देना है। वो लिस्ट वो प्रशासकों को सौंपता है कि इन्हें नहीं मारा जाए, और उसके एवज में वो अपनी सारी संपत्ति लुटा देता है। और लास्ट में उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचते हैं, बिल्कुल गरीब हो जाता है। और उस मूवी को आप देखेंगे तो त्याग और समर्पण जबरदस्त है उसमें। लास्ट में शायद कुछ 250-300 लोग ही बचे थे, बाकी मार दिए गए थे। विद्रोह करते थे जबरन, अगर किसी को लगाया जाएगा उत्पादन कार्य में आपको ही, तो आप विद्रोह नहीं करेंगे। जो लोग विद्रोह करते थे या भागने का प्रयास करते थे उन्हें मार दिया जाता था। तो बहुत से लोग मारे गए। उसने जो लिस्ट सौंपी थी उसमें कुछ 100 लोग थे, वो लास्ट में बच गए, वो भी उसकी कीमत पर, शिंडलर के उद्योग की कीमत पर। उसका उद्योग समाप्त हो गया था, वो बिल्कुल सड़क पे आ गया था बंदा। तो आपको वो मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। न केवल आप आर्थिक प्रणाली को समझ सकते हैं जो केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली है, बल्कि बहुत ही अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है वहां से। आइए, आर्थिक विकास की प्रणालियां, आर्थिक विकास के कई रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता मैंने आपको बताया है, पढ़ा चुका हूं, पूंजीवादी प्रणाली, है ना, जिसको हम बाजार प्रणाली या बाजार व्यवस्था कहते हैं, पढ़ा चुका हूं अच्छे से। दूसरी प्रणाली केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली, और तीसरी है मिश्रित आर्थिक प्रणाली यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम। हिटलर की जो कहानी मैंने बताई उससे काफी हद तक आप इसे समझ चुके हैं। हालांकि हिटलर का जो आर्थिक प्रणाली थी वो इसका विकृत रूप था। आमतौर पे अगर राज्य की संकल्पना कल्याणकारी है तो ये विकृत नहीं होता है। आइए इसे समझते हैं। आर्थिक विकास की केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली अर्थात सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम में उत्पादन के सब, जैसे बोल रहा हूं आप वैसे लिखेंगे, कुछ छोड़ा मत करिए। उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व, संचालन और नियंत्रण निजी पूंजीपतियों के हाथ में नहीं होता है, बल्कि राज्य या सरकार के हाथों में आ जाता है। संसाधनों का नियंत्रण, संचालन, स्वामित्व सब कुछ राज्य या सरकार के हाथ में आ जाता है। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट, निवेश, विनियोग, उसे विनियोग कहिए, इन्वेस्टमेंट कहिए, निवेश कहिए, एक ही शब्द होता है। तो केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली के अंतर्गत विनियोग और उत्पादन का निर्धारण, उत्पादन मतलब क्या, कितना, क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस प्रणाली के अंतर्गत निवेश और उत्पादन का निर्धारण लाभ पाने की इच्छा से नहीं होता है। जैसे पूंजीवादी प्रणाली में क्या होता है, लाभ पाने की इच्छा से होता है, वही उत्पादन किया जाएगा जिसकी उपभोक्ता मांग करेगा, क्योंकि इस स्थिति में उद्योगपति ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो इसमें लाभ पाने की इच्छा से निर्धारण नहीं होता है उत्पादन का, बल्कि सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारण किया जाता है उत्पादन का। सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर जो चीज डिमांड में है, जिसका मूल्य चुकाया जा सकता है, वो उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन सामाजिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा, ठीक है। यह प्रणाली मांग पूर्ति की शक्तियों से संचालित नहीं होती है, जैसा कि पूंजीवादी प्रणाली में होता है। यह प्रणाली मांग पूर्ति की शक्तियों से नहीं बल्कि सामाजिक प्राथमिकताओं से संचालित होती है, ठीक है। जहां पूंजीवादी प्रणाली में, जो पढ़ा चुका हूं, उपभोग उत्पादन का निर्धारण करता है। पूंजीवादी प्रणाली में उपभोग यानी कंजम्पशन उत्पादन का निर्धारण करता है, वही केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन ही उपभोग को नियंत्रित करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ उपभोग उत्पादन को नियंत्रित कर रहा है। पूंजीवादी प्रणाली में उपभोग उत्पादन को नियंत्रित कर रहा है, यानी जिसका उपभोग किया जाएगा उसी का उत्पादन होगा। यहाँ उल्टा होता है, जो उत्पादन किया जाएगा उसी का उपभोग करने के लिए लोग मजबूर रहते हैं। सरकार या राज्य जो भी उत्पादित करेगी
उसी का लोग उपभोग करेंगे। और यहाँ क्या है, जिस चीज का लोग उपभोग करेंगे वही पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित किया जाता है ना। यहाँ पे उपभोग उत्पादन का निर्धारण कर रहा है और यहाँ उत्पादन उपभोग को निर्धारित करने लगता है। पूंजीवादी प्रणाली या बाजार प्रणाली लाभ से प्रेरित रहती है, जो पढ़ा चुका हूं पूरी तरह से लाभ से, है ना। मांग पूर्ति की शक्ति से प्रेरित रहती है, लाभ से प्रेरित रहती है। इसलिए उद्यमी उसी वस्तु का प्रोडक्शन करता है जिसका कंज्यूमर डिमांड करता है, जिसका कि उपभोक्ता मांग करता है। आप पढ़ चुके हैं इसे। लेकिन केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उस वस्तु का उपभोग होता है जो राज्य द्वारा उत्पादित की जाती है। जैसा कि अभी बताया, यही चीज मैं यहाँ डिटेल में समझा रहा हूँ। इस प्रणाली में ये लाभ से प्रेरित प्रणाली है, इसलिए उद्यमी या पूंजीपति उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका उपभोक्ता मांग करता है, डिमांड करता है। जबकि केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उसी वस्तु का उपभोग किया जाता है जो राज्य द्वारा उत्पादित की जाती है। दोनों ठीक विपरीत संबंध है, उल्टा है दोनों एक दूसरे के। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उपभोक्ताओं और उत्पादकों की स्वतंत्रता का नाश कर दिया जाता है। मतलब केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में संसाधनों पर, उत्पादन पर राज्य का अधिकार है, तो यहाँ पर उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। ये मनमाना उत्पादन नहीं कर सकते उत्पादक। जो राज्य चाहेगा वही उत्पादन करेंगे, वही प्रोडक्शन ही करेंगे जो राज्य चाहेगा। और चूंकि ये नियंत्रित उत्पादन करेंगे, इसलिए उपभोक्ता भी असीमित उपभोग नहीं कर पाते हैं, असीमित कंजम्पशन नहीं कर पाते उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा से उत्पादन नहीं हो रहा है वहां पे। वही मैं कह रहा हूँ, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है, जिससे उत्पादक हतोत्साहित होने लगते हैं। जिससे जो उद्यमी हैं, पूंजीपति या उत्पादक हतोत्साहित होने लगते हैं। साथ ही केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में अधिकारियों की, प्रशासकों की तानाशाही जैसे बुराइयां उभरती हैं। जबरन करते हैं उत्पादकों के साथ, या कर सकते हैं कि आपको इतना ही उत्पादन करना है, लाभ हो चाहे नुकसान हो। तो अधिकारियों की तानाशाही जैसी बुराइयां उभरने लगती हैं। मांग पूर्ति से संचालित पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन और उपभोग दोनों में बेतहाशा वृद्धि होती है, जो पढ़ा चुका हूं। पूंजीवादी व्यवस्था, मांग पूर्ति या लाभ से संचालित पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन और उपभोग दोनों में बेतहाशा वृद्धि होती है। कैसे? जो पूंजीपति होते हैं वही उत्पादित करते हैं जिसका उपभोग, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर जिसका डिमांड कर रहा है वही उत्पादित कर रहे हैं। परिणाम ये होता है कि एक तरफ कंज्यूमर का डिमांड बढ़ता जाता है और उसके परिणाम स्वरूप विलासिता वाली वस्तुओं का अंबार लगता चला जाता है बाजार में। तो इस व्यवस्था में उत्पादन और उपभोग में बेतहाशा वृद्धि होती है पूंजीवादी व्यवस्था में, जिससे समाज में असंतोष और उथल पुथल मचती है। कैसे? वही उत्पादन होता है जिसका डिमांड है, यानी जिसकी कीमत चुकाई जा सकती है। वह वर्ग जो कीमत नहीं चुका सकता है, जो समाज के हाशिए पर खड़ा है, जिसके पास उपलब्धता नहीं है संपत्ति की, उसमें असंतोष फैलता चला जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन और उपभोग दोनों में बेतहाशा वृद्धि, समाज में विलासिता की वस्तुओं का भरमार लग जाता है बाजार में, जिससे समाज में असंतोष और उथल पुथल मचती है। वहीं इसका ठीक उल्टा यहाँ पढ़ेंगे आप इन 4 लाइनों का। वही सामाजिक प्राथमिकताओं से संचालित, यहाँ लिखा है मांग पूर्ति से संचालित, है ना। यह है सामाजिक प्राथमिकताओं से संचालित केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन और उपभोग दोनों पर राज्य का नियंत्रण रहता है। दोनों नियंत्रित रहते हैं, उपभोग भी उत्पादन भी दोनों नियंत्रित रहते हैं, जिस कारण सामाजिक स्थिरता बनी रहती है। समाज में उतना असंतोष नहीं आता, उथल पुथल नहीं मचती है। हाँ, इसमें भी उथल पुथल मच सकती है। कब? जब ये विकृत रूप धारण कर ले, जैसा हिटलर ने अपनी आर्थिक प्रणाली में कर दिया था, युद्ध की तरफ मोड़ के, जबरन करके, जबरदस्ती करके। तो इसमें भी फिर उथल पुथल और असंतोष मच सकता है, यहाँ पे भी पूंजीवादी प्रणाली की तरफ। लेकिन जब तक ये बैलेंस्ड होता है, राज्य की संकल्पना अगर स्वरूप उसका कल्याणकारी है, तब तक इसमें सामाजिक स्थिरता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उत्पादन और भोग दोनों नियंत्रित रहता है। उत्पादन द्वारा प्रयास किया जाता है कि उन वस्तुओं का भी उत्पादन हो जिसका लोग कीमत नहीं चुका सकते हैं, उन वस्तुओं का भी उत्पादन होता रहता है, इसलिए असंतोष नहीं फैल पाता है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है ना, इसलिए इसे समाजवादी आर्थिक प्रणाली भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था पूंजीवाद का विनाश अधिक उत्पादन और सामाजिक उथल पुथल से होगा। पूंजीवाद का विनाश अधिक उत्पादन और सामाजिक उथल पुथल से होगा। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था।
तो आर्थिक विकास की प्रणालियां, दो प्रणालियां आपने पढ़ी, पूंजीवादी प्रणाली, केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम। पूंजीवादी प्रणाली को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्टिक सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिश्रित आर्थिक प्रणाली, है ना। देखिए एक बात और, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं ये स्थिर चीजें हैं, क्योंकि भारत अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आंकड़े बदलते रहते हैं, आंकड़े बदलते रहते हैं, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। लेकिन शुरुआत में जो आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि कोई बहुत ही नया नया अभी पढ़ना शुरू किया हो, उसे एक आध बार ऐसा लग सकता है कि वो बोर हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए आप बोर नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप वो चीजें तैयार कर रहे हैं जिसमें बदलाव नहीं होता है, ये स्थिर चीजें आप पढ़ रहे हैं। इसको आप एक बार मन से पढ़ ले जाइए, 4 साल बाद भी ये चीजें यही रहेंगी। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र के आंकड़े जब पढ़ाने लगूंगा वो हर साल बदल जाते हैं, है ना। लेकिन ये स्थिर चीजें हैं, आर्थिक विकास की रणनीति, आर्थिक विकास की प्रणाली, है ना। भारत सरकार का जो नियोजन होता है, प्लानिंग सिस्टम, उसे पढ़ेंगे। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल राष्ट्रीय आय क्या होता है। ये जो आप स्थिर मतलब आर्थिक अर्थव्यवस्था के जो आप नियम पढ़ रहे हैं अभी, इन नियमों को आप जान लेंगे, समझ लेंगे, ये स्थिर चीजें हमेशा के लिए आपके रीढ़ का काम करेंगे इकोनॉमिक्स में, है ना। इसलिए इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए। आप एक कॉपी बना के, मैं जैसे समझा रहा हूँ, धैर्य से समझा रहा हूँ, लिखते चले जाइए। एक समय आएगा कि आपको महसूस होगा कि जिन्होंने इस तरह से पढ़ाई नहीं की है उनसे काफी बढ़त हासिल कर चुके होंगे आप। जो लोग केवल आंकड़े रटते हैं उनसे काफी आगे होंगे आप। क्यों? क्योंकि परीक्षा में केवल आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो का इंतजार करिए। नमस्कार।